अब जैसे पिछली बार हमने टैरिफ को लेकर तमाम डिस्कशन किए थे जब ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दिया था। अब कल ही जो है ट्रंप ने कहा कि 90 दिनों के लिए टैरिफ को पॉज किया जाए, बाकी तमाम देश पे जो 10% है वही रहेगा, मगर चाइना पे 125%। वो हिंदी में फिल्म में कहा, वो डायलॉग था ना कि ये तो होएगा ही, लेकिन इतनी जल्दी होएगा ये पता नहीं था। तो आपको याद होगा कि पिछली बार हम और आप बात कर रहे थे तो हमने यही कहा था कि असल में सारा निशाना ही चीन है। देखिए, आज मैं फिर एक बार कहता हूँ आप लोगों को कि टैरिफ कहीं से बिजनेस आइडिया नहीं है कि हमने बिजनेस लगा दिया और उससे हमें धंधा होगा। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, उनको पता है कि इससे उन्हें भी नुकसान होगा, लेकिन ग्रेटर गुड में उनको ये तय करना पड़ रहा है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई नंबर 1 की लड़ाई है। ये लड़ाई उस अमेरिकी वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है जिसको धीरे धीरे करके चीन निगलता जा रहा है, हर तरह से निकलता जा रहा है। हम सब केवल चीन को इस रूप में ना देखें कि चीन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मास्टर है और हर चीज़ को वो सस्ते में बना के दुनिया के बाज़ारों में बांट रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी चीन बहुत कुछ कर रहा है। जिस पनामा नहर को वापस लेने की बात ट्रंप कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि पनामा नहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चीन ने अपने कब्जे में कर लिया। बात इतनी तक नहीं आई, बात यह है कि चीन किस कदर अमेरिका में घुसा हुआ है कि अभी अमेरिका के संसद में कई सांसदों ने बिल लगाए हैं जिसमें यह कहा गया है कि चीनी लोगों को अमेरिका में ज़मीन नहीं खरीदने दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि करीब 3 लाख से 5 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन, और वो भी देखिए चीन कहाँ पे अमेरिका में ज़मीन खरीद रहा है, जो अमेरिका के सेंसिटिव प्लेस हैं या अमेरिका के जो मिलिट्री बेस हैं उसके पास की आसपास की ज़मीन खरीद लेता है। क्या है कि हम अगर उदार हैं तो उसका फ़ायदा आप नहीं उठाओगे ना, तो हो वही रहा है। अमेरिका एक ओपन इकोनॉमी थी, तो पहले चीन वालों ने क्या किया, चीन वाले वहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट के नाम पर अपने पीएलए के लोग को भेजते थे, अपने जासूस भेजते थे, अपने एजेंट्स भेजते थे। वो वहाँ जाकर स्टडी करता था, वहाँ से सैंपल लेके आता था और फिर वही बना के फिर दुनिया को बेचता था। वो टेक्नोलॉजी चोरी होती थी, वहाँ की रिसर्च चोरी करते थे, वहाँ के विश्वविद्यालयों में ज़्यादा पैसे दे देकर एडमिशन लिए गए ताकि वहाँ से तमाम रिसर्च लिया जा सके, तमाम उस तरह के आइडिया को लिया जा सके, और वो आइडिया इम्प्लीमेंट करता था। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद धीरे धीरे जब ये ओपन इकोनॉमी शुरू हुई तो फिर WTO से लेके WHO तक में ये सब में किया गया, और आखिरकार चीन ने इन सब को, जब उसको लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तब उसने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया था, कोरोना वायरस। तो आप ये मानकर चलिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि टैरिफ की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तबाह होगी, माफ़ करिएगा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं वॉर कॉरेस्पोंडेंट अपने को कहता हूँ या पीस कॉरेस्पोंडेंट कहता हूँ। और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, जो दुनिया कोरोना वायरस के चपेट से बाहर निकल गई और उसके बाद दोबारा से पटरी पर दौड़ने लगी इकोनॉमी, वो इस टैरिफ से नहीं ख़त्म होगी। सो प्लीज़ पैनिक मत होइए, मैं बार बार कहता हूँ पैनिक मत होइए। अब तो पैनिक होने का जरूरत नहीं है, 26% था तब, है ना, 90 दिन पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए, कोरोना से बड़ा हथियार नहीं था कुछ, लेकिन उससे भी तो हम रिवाइव कर गए ना। असली मसला कुछ और है। असली मसला ये है कि धीरे धीरे चीन के चंगुल में पूरी दुनिया फंसती जा रही है और उसको रोकने की ज़रूरत है। तो टैरिफ नाम के एक हथियार का अमेरिका ने इस्तेमाल किया, और आप देखिए फाइनली क्या क्या कि चीन पर 125% का टैरिफ लगाएंगे, बाकी दुनिया पर ना के बराबर लगाएंगे। अब जो बाकी दुनिया है उसने एक झटके में बाकी पूरी दुनिया को अमेरिका ने अपने साथ खड़ा रखने की कोशिश की है ना। अब कोई चीन का साथ खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसको भी फिर ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। तो इसके नाम पर तो आप जो एक एक कंट्री को जाकर कन्विंस करते, उसने एक हफ्ते के अंदर पूरी, यही कुछ दिन पहले वही था कि अमेरिका वर्सेस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अब हो जाएगा चाइना वर्सेस द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि होना यही है। देखिए, आपको तय करना है कि आपको चीन चाहिए कि अमेरिका चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अमेरिका में मैं ये कहता हूँ, मैं खुद भी अपने को अमेरिका का बहुत बड़ा आलोचक मानता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को लेकर हो, मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका की तमाम गलतियाँ हैं, है ना। लेकिन इसके बावजूद मुझे अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो उस दिन मैं अमेरिका को चुनूंगा, ना कि चीन को चुनूंगा। ये केवल मसला मेरा नहीं है, यही पूरी दुनिया के सामने है। क्योंकि आप चुन लीजिए, आपको चीन की वो तानाशाही वाला देश चाहिए और या फिर अमेरिका चाहिए। क्योंकि अगर आपको मॉडरेट अमेरिका चाहिए, आपको लोकतांत्रिक अमेरिका चाहिए, या फिर शी जिनपिंग का वो चीन चाहिए जहाँ पर पूरी दुनिया की। अभी क्या है कि अभी चीन परेशानी में फंसा है, तो वो पूरी दुनिया को अपने साथ रखना चाहता है। कुछ घंटे पहले
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है कि हम पड़ोसी देशों के साथ जो है और इंगेजमेंट बढ़ाएंगे, है ना, जैसे हमने हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उस तरह की पॉलिसी, मतलब अब उसको याद आ गई है। तो मैं यही कहता हूँ कि मतलब ड्रैगन को हाथी की तब याद आई थी जब वो बाज के चंगुल में फंस रहा था, है ना। तो अब आजकल जो चीन भारत के साथ बड़ा गलबैया करने की बात कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को अभी लोग चाहिए, अभी देश चाहिए। तो चीन को रूस चाहिए, भारत चाहिए या दूसरे और मुल्क चाहिए, ताकि सब उसके साथ खड़ा रहे, ताकि अमेरिका से लड़ा सके। इसी समय हमें आंख कान खोल के रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन को कोई देश कंट्रोल कर सकता है तो वो अमेरिका है इस वक्त। जी, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा सवाल, मतलब मैं टैरिफ के आसपास का पूछ रही हूँ कि चाइना पे डिपेंडेंसी है अमेरिका की, इनफैक्ट भारत की, तमाम मुल्कों की, मगर वो डिपेंडेंसी चाइना की शिफ्ट होके भारत पे नहीं होगी अमेरिका की। इस वक्त भी अगर अमेरिका चाहे तो वो डिपेंडेंसी चीज़ों को लेकर नहीं होगी। हमारे पास भले ही बहुत लेबर्स हैं, सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज हम अभी भी बहुत पिछड़े हैं चाइना के सामने। हमारे यहाँ खुद के यहाँ बिंदी से लेके फुलझड़ी से लेके तमाम चीज़ें चीन से आ रही हैं। तो भारत, अगर सिर्फ मैं भारत की बात करूं तो भारत को अपने ऊपर काम करने की कितनी ज़रूरत है कि चीन के मार्केट को ख़त्म कर दिया जाए और जिस तरीके की वेस्ट की डिपेंडेंसी चाइना पे है वो भारत पे हो जाए। नहीं, मैं आपसे 125% सहमत हूँ जी, ठीक उतना ही जितना टैरिफ अमेरिका ने चीन पर लगाया है जी। और लेकिन उसके कारण क्या है, देखिए हम कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रहे कि चीन पर मतलब अमेरिका का रुख कड़ा होगा तो उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, दूसरे और देशों को मिलेगा। डिपेंड करता है कि भारत उस अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रैब कर पाता है। अभी तो फिलहाल अमेरिका यही सोच रहा है कि जो बिंदी और जो घड़ी या मोबाइल या दूसरी तमाम चीज़ें, कपड़े जो चीन बनाता था, अमेरिका तो फिलहाल अपने लोगों को जॉब देना चाह रहा है, तो इसलिए वो मतलब खुद ही करना चाहता है। इस पर बहुत सारे मीम हमारे दर्शकों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अमेरिकी लोग जो है बहुत पर आपको क्या लगता है ये संभव? ये मुझे नहीं लगता कि उनके जीन्स में नहीं है उस तरीके का काम करना। जो लेबर वर्क है वो अमेरिका का कभी था ही नहीं, हमेशा से एक मैनेजमेंट को लेकर वो जाना गया है। तो क्या लगता है आपको सच में कि अमेरिका के लोग उस तरीके की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं? जानती है, मैं अमेरिका कई बार गया, महीनों तक रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अमेरिका खाली वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क और सिएटल और लॉस एंजलिस नहीं है। अमेरिका उससे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क में से एक है। और अमेरिका में भी गरीबी है, अमेरिका में भी गांव है, अमेरिका में भी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको खाने के लिए अगला टाइम क्या खाएंगे वो सोचना पड़ता है। क्या है ना, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है या जॉब बेजोस वहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ भुखमरी नहीं है, वहाँ भुखमरी है। जैसे यहाँ पे अडानी अंबानी है, मगर यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर भी भुखमरी उस परसेंटेज में कम है। मैं आपको ये भी कहता हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बहुत सारे रीजन है यहाँ पर कि लोग अपना पेट पाल रहे हैं। वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, उनके जीने के तरीके की वजह से, है ना, तो वो बहुत मुश्किल हालत है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली आईटी कंपनी में काम करना आता है उनको, लेकिन मजबूरी में क्या करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये दो हाथ है, आप इस हाथ का कभी इस्तेमाल मत करिए, धीरे धीरे ये हाथ उठना भी बंद कर देगा, है ना, धीरे धीरे हाथ ये उठना भी बंद कर देगा। लेकिन मान लीजिए कि मुझे अभी कोई जंगली जानवर आ जाए मार करने के लिए, और तो फिर हो सकता है वो नाकाम हाथ भी उस समय मुझे बचाने के लिए इस्तेमाल करना पड़े। मतलब मैं ये आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि है क्या कि ये बात सच है कि चाइना के पास करोड़ों की संख्या में एक डेडिकेटेड फोर्स है, बिल्कुल, जो सेंट्रलाइज डिसीजन को फॉलो करती है। उन्होंने अगर ये तय किया कि आज से चीन के 100 करोड़ लोग खाली कप बनाएंगे, तो वो 100 करोड़ लोग कप बनाएंगे। और उसकी टेक्नोलॉजी भी है कि वो 1 मिनट में 1000 कप बना देंगे। हाँ, खैर टेक्नोलॉजी का मैंने आपसे कहा नहीं है। टेक्नोलॉजी, मुझे आप एक चीज बताइए जो चीन ने इन्वेंट किया हो। ये भी है, एक चीज बता दीजिए। देखिए, टेक्नोलॉजी नहीं, वो कप चोरी की है,
चोरी की है, कॉपी नहीं की है, चोरी पर की वो है। भी वो अपना टैलेंट उसकी वजह क्या है, मुझे एक बात बताइए। आप अपने घर का दरवाजा खुला रखती हैं ये सोच के क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में सभी लोग रहते हैं, या फिर आपने हमेशा कहा कि मैं सभ्य हूँ, मेरे सारे दोस्त लोग सभ्य हैं, मैं अपने घर का दरवाजा खोल कर। अब कोई चोर वो आपके इस स्वभाव का मिसयूज करे, एब्यूज करे, फायदा उठाए, तो फिर कल के दिन में आपको अपनी घर का दरवाजा बंद रखना पड़ेगा ना। यही हुआ अमेरिका के साथ पिछले कई दशकों में। देखिए, पहली बात तो है कि चीन क्यों बना? चीन को किसने चीन बनाया? अमेरिका ने चीन बनाया। सोवियत संघ से बैलेंस करने के लिए उसने चीन बनाया, उसको मौके दिए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया कि भाई तुम्हारे पास लोग हैं, तुम उन लोगों को स्किल करो, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। या नहीं तो जो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके लिए वो पढ़ने के नाम पर, तो कभी टूरिस्ट के नाम पर एक के बाद एक जासूसों को भेजा और यहाँ से वो टेक्नोलॉजी चोरी की और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से चीन आज इस साइज़ का बना है, और जब वो बन गया तो अब वो सबको आंख दिखा रहा है। देखिए, आज वो अमेरिका को जब आंख दिखाने की स्थिति में है, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो भारत को छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। भारत तो और पड़ोसी है ना, तो वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। चीन को पता है, बस चीन चाहता था कि ये नौबत आएगी, ये चीन को पता था, लेकिन वो चाह रहा था कि अमेरिका से सीधी टक्कर उसकी 10 साल 20 साल बाद हो। तब तक वो अपना जिस मिशन में चीन लगा हुआ था 2035 या 2045 के बाद, उसको हर हालत में अमेरिका से लड़ना है। लेकिन ये लड़ाई थोड़ी पहले हो गई, अमेरिका को लगा कि अब और नहीं रहा जाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, आपको मैं बताता हूँ। चीन मोटे तौर पर एक बड़ा अमाउंट खर्च करता है अमेरिका में, अमेरिका के नेताओं में, अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में, अमेरिका के अफसरों को इतना पैसा खर्च करता है, बल्कि भारत में भी करता है। भारत में भी आप देखिए कि भारत में भी तमाम जगह पर खर्च करता है, ताकि चीन के पक्ष में नैरेटिव बनता रहे, चीन को दुश्मन के तौर पर देखा नहीं जाए। लेकिन एक्चुअल में चीन क्या है? चीन एक्चुअल में वो डरावना ड्रैगन है जो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में लेना चाहता है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये बात सही है कि चीन के बगैर काम नहीं चलेगा, हमारा भी काम नहीं चला, गलवान होने के बाद भी हमारे व्यापार बढ़े। लेकिन ये सब दिन नहीं चल सकता। अगर आप यही सोचते हैं कि हमारा काम चल रहा है इसलिए हम चीन को रखें, तो बॉस अगले दिन से अभी तक क्या ना, अभी तक तो वो धंधा करने आ रहा है। कल के दिन जब वो उसने क्या किया, उसने स्मार्टली आपको बताया, चीन के बनने से पहले क्या हमारे घर में बिंदी नहीं बनती थी ना, हमारे घर में घड़ी नहीं बनते थे, हमारे घर में साइकिल नहीं बनते थे, सब कुछ होता था। लेकिन चीन ने आपको बताया कि आप क्यों बिंदी बना रही हैं, घड़ी क्यों बना रही हैं, साइकिल क्यों बना रही हैं, मेहनत करें, हाँ, आप मेहनत मत करिए, आप जाइए, आप IT में काम करिए। हम IT में चले गए, बिंदी बनाने का काम उसने कर दिया। अब हमारी सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, हमारी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री खत्म हो गई, मीडियम स्केल की इंडस्ट्री खत्म हो गई। ये सारी इंडस्ट्री कहाँ चली गई? चीन में। चीन ने उससे मोटा पैसा कमाया। अब वो देखिए, अब वो क्या कह रहा है, अब वो मजाक बना रहा है कि तुम तो बिंदी बना ही नहीं सकते हो, है ना। वो अमेरिका को कह रहा है तुम तो कपड़े सी नहीं सकते हो। ऐसा थोड़ा नहीं था कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब कब बना? पिछले 30-40 सालों में। क्या 30-40 साल से पहले अमेरिका के लोग कपड़े नहीं पहनते थे, गाड़ी नहीं पहनते थे, गाड़ियाँ नहीं उनके यहाँ चला था। दुनिया की सारी अच्छी गाड़ियाँ में से कुछ गाड़ियाँ तो जरूर अमेरिकी कंपनियों ने किया था। लेकिन आज वो मजाक बना रही है, तुम कैसे मोबाइल फ़ोन बना सकते हो, तुम कैसे गाड़ी बना सकते हो, टेस्ला भी हमारे बिना नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि चीन ने बहुत चालाकी के साथ, देखिए ये उनकी नेशनल पॉलिसी का एक हिस्सा था। मैं बार बार कहता हूँ, हमें जागने की ज़रूरत है, हमें झांसा में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो नैरेटिव बनाया जाएगा कि अमेरिका वर्सेस रेस्ट, और उसमें हम अगर चीन के साथ खड़े होंगे, तो ये दरअसल हम सुसाइड कर रहे हैं अपने साथ। तो इस वक्त भारत के पास बड़ा मौका है अपने आप को डेवलप करने का, अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने का, अपना व्यापार बड़ा करने का। क्या ये भारत के लिए बड़ा मौका है जो ट्रम्प की तरफ से इनडायरेक्ट रूप में दिया गया है? बिल्कुल मौका है कि इस अवसर का लाभ उठाने का। वो जो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये आपदा में अवसर का मौका है। लेकिन उससे बड़ी बात है, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। हम चीन के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, हम चीन से आगे अगर हमें निकलना है तो इस मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि हमें अपने पत्ते सोच समझकर खेलने होंगे, और वो हम कर भी रहे हैं। देखिए, कल मतलब ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प ने यही तो कहा ना कि जिन जिन देशों ने हमारे खिलाफ रिटेलिएट नहीं किया, हम उन देशों को राहत देने जा रहे हैं 10%। तो भारत ने नहीं किया था, भारत ने तो सोच समझ कर ये पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, हम बातचीत कर रहे हैं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन को दंड दिया जा रहा है, और अभी और बहुत कुछ होगा। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, टैरिफ तक ही मामला नहीं रुकने वाला है, टैरिफ के बाद सैंक्शन आएगा।
और मैंने आपसे कहा था कि जितने सैंक्शन रूस पर लगे, जितने सैंक्शन ईरान पर लगे, उतने सैंक्शन अगर चीन पर लग जाएं, ठीक है, तो चीन उसी समय दम मार के मर बैठ जाएगा। तो अभी सैंक्शन लगना बाकी है उस पर। उसके बाद फिर उस पर टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगना बाकी होगा। उसके बाद फिर बाकी देशों को कहा जाएगा कि आप चीन का सामान मत खरीदो। ठीक है, थोड़े दिन दिक्कत होगी। देखिए क्या होता है ना, जैसे एक छोटा सा घर आप बदलती हैं या आप नए घर में जाती हैं तो सेट होने में समय लगता है। उसी तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो वहाँ पर इस नया वर्ल्ड ऑर्डर के रीसेट करने के प्रोसेस में आपको चीन के बगैर एडजस्ट करने में कुछ समय लगेगा, कुछ उथल पुथल मचेगी, लेकिन पूरी दुनिया चीन के बगैर रह सकती है। और वैसे भी देखिए ग्लोबल, ठीक है, ये कहा जाता है कि दुनिया में तमाम देशों में उसका मतलब उसका कारोबार है, लेकिन पूरे ग्लोबल ट्रेड में चीन के व्यापार कितने हैं, है ना। और अगर हैं भी तो उसको कम करिए, क्योंकि अगर आप नहीं कम करेंगे तो कल के दिन में आप उनके आर्थिक गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि कल के दिन में वो गुड्स के जरिए इंपेरियलिज्म को लाएगा और वो हमको तब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, एक बार फिर से मैं रूस की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। कल मैंने एक खबर की कि रूस और नॉर्थ कोरिया पे, क्योंकि तब तक सैंक्शंस नहीं, मतलब अब तो 90 दिन तो किसी पर नहीं है, लेकिन रूस और नॉर्थ कोरिया का जो हम जिक्र कर रहे थे, तो भारत के लिए क्रूड ऑयल को लेकर और फ़ायदेमंद हो गया, क्योंकि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था रूस पर तो भारत तेल खरीदता था, टैरिफ नहीं लगा तब भी भारत का फ़ायदा। तो रशिया और भारत के बीच जो तेल का जो व्यापार है ये बढ़ता जा रहा है और भारत को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ कयास ये भी लगाए जाते हैं कि भारत तेल यहाँ से रिफाइन करके यूरोप के देशों में बेच रहा है, अब ओपेक से तेल लेना कम हो गया है। तो क्या लगता है आपको, ये सारे संदर्भ को आप किस तरीके से देखते हैं कि ये अमेरिका को तो दिख रहा होगा ना कि भारत जो है सस्ते दामों में तेल ले रहा है, फिर रिफाइन करके कहीं और भेज रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरतें हैं और उन ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना है हमें, और इसलिए पूरी दुनिया को दिख रहा है कि हमने रूस से तेल लिया और क्यों नहीं लेंगे हम। और बात खाली ये नहीं है कि रूस के साथ हमारा तेल का रिश्ता है, रूस के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध है और वो तमाम चीज़ों में है। वो केवल तेल या हथियार तक ही सीमित नहीं है। हम भरोसा करते हैं, हम वैश्विक मंचों पर लगभग हर मुद्दे पर सहमति हमारी है। आतंकवाद के मामले में रूस ने भारत का साथ दिया है। जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था तब रूस ने साथ दिया था, और जाहिर है कि जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त रूस ने आपका साथ दिया था 71 में। तो रूस के साथ ये है। लेकिन जहाँ तक मसला तेल का है तो देखिए तेल के लिए हम रूस से भी ले रहे थे, हम ओपेक कंट्रीज से भी ले रहे थे, हम इराक से भी लेते हैं, अब वेनेजुएला से भी लेने की बात आ रही थी, अब हम अमेरिका से भी तेल मंगाएंगे। कुल मिलाकर ये कि हम अपनी ऊर्जा जहाँ जो हमें सस्ता पड़ेगा, जो अफोर्डेबल होगा हम वो करेंगे। हम फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि हम एनर्जी हब बना रहे हैं अलग अलग जगह पर। बल्कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए थे तो इंडिया, यूएई और श्रीलंका ने मिलकर एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया जिसके तहत त्रिंकोमली में एक एनर्जी हब बनाया जा रहा है। तो पर्पस ये कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसके लिए अगर अमेरिका डिक्टेट करेगा तो हम नहीं मानेंगे, और हमने नहीं माना। 3 साल कितना प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर। अभी तो चलिए ट्रंप थोड़ा फ्रेंडली है, लेकिन बाइडेन की तरफ से कम प्रेशर नहीं था, लेकिन तब भी हम लेते रहे। बात यह है कि इंडिया किसी के दबाव में नहीं आएगा, और ये बात केवल मैं जिंगोइज्म के रूप में नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कि भारत ने बहुत मजबूती के साथ पिछले 3 साल में ये दिखाया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और वो करने जा रहा है तेल के मामले में भी और दूसरी चीज़ों में भी। जी, तमाम मुद्दों पर एक बार आपने फिर से एक अच्छा पर्सपेक्टिव और बहुत डिटेल में हमारी तमाम ऑडियंस को बताया। फिर से आपको जल्द बुलाएंगे। मैं 1 हफ्ते का समय ज़रूर देती हूँ, मगर दूसरे या तीसरे दिन मुझे आपको बुलाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। और बाकी फिर ईरान और अमेरिका को लेकर मुझे लगता है कि 3-4 दिन में एक बार। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि दर्शकों को मतलब जो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो पसंद आए और वो आपको फीडबैक दे कि उन्हें कैसा लगा। जी, थैंक यू सो मच।